और गांव में रामू अपने पिताजी हरि राम और पत्नी सविता के साथ रहा करता था और उसका बड़ा भाई सुभाष अपनी पत्नी गौरी के साथ दूसरे किराए के घर में रहा करता था। क्योंकि उसकी पत्नी कमला को इतने बड़े परिवार में रहना पसंद नहीं था, रामू और उसकी पत्नी सविता हरि राम की खूब सेवा किया करते। तभी सविता बोली, सुनिए जी, भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाना है। लेकिन सविता, अपने पिताजी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, कुछ हो गया तो आज भैया भाभी को पिताजी के पास रुकने के लिए बोल देते हैं। एक दिन के लिए तो भैया भाभी पिताजी का ध्यान रखने के लिए मना नहीं करेंगे, थोड़ी देर की ही तो बात है। ठीक है, तुम जाकर भैया भाभी को बुलाकर लाओ, फिर हम मंदिर चलते हैं। थोड़ी देर के बाद सविता और रामू मंदिर के लिए निकल जाते हैं। तभी हरिराम की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है। तभी हरिराम अपनी बहू गौरी से कहता है, अरे सुनो बड़ी बहू। तभी गौरी वहाँ आती है और अपने पिताजी से कहती है, क्या हुआ बुढ़े, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? सुनो बड़ी बहू, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा अंतिम समय चल रहा है, तो तुम रामू और छोटी बहू को वापस बुला लो। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तभी गौरी सोचते हुए बोलती है, अरे ऐसा लग रहा है कि बुढ़े के जाने का समय हो गया है। ये जरूर जायदाद का बंटवारा करना चाहता है, यही सही समय है। तभी गौरी अपने पति सुभाष को जाकर सब कुछ बता देती है। तभी सुभाष अपने पिताजी के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ पिताजी, तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम दोनों भाइयों को जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जल्दी से रामू और छोटी बहू को वापस बुला लो। लेकिन पिताजी, मैंने देखा वो तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, तो आप हमें बता दीजिए कि क्या बात है, हम उन दोनों को बता देंगे। ठीक है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारी माँ ने पैसे को बचा बचा के खर्च किया है। हमने तुम दोनों के लिए बहुत सारा धन जमा करके रखा है। इस बारे में तुम्हारी माँ ने बताने से मना किया था, ताकि तुम दोनों मेहनत करके कमाओ। लेकिन ये मेरा आखिरी समय है, तो मैं तुम दोनों को उस धन के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बताइए, जल्दी से बताइए। हम दोनों ने जो भी धन जमा किया है, वो हमने मिट्टी के घड़े में डालकर छुपा दिया है, ताकि उस धन को कोई चुरा ना सके। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस धन को बराबर बराबर बांट लो। हरिराम के इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे बुड्ढे, कम से कम ये तो बता देता कि धन घर में कहाँ छुपा के रखा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, हम ढूंढ ही लेंगे। सुनिए जी, अब आप धन के बारे में छोटे भाई से बिल्कुल भी बात मत करना, और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करते रहना। तो इसका मतलब छोटे भाई को धन के बारे में कुछ भी ना बताऊं? अरे क्या तुम्हारे ऊपर की खोपड़ी खाली है? मैंने कहा जैसा मैं बोलती हूँ वैसे ही करते जाना। लेकिन हम पूरे धन को घर में कहाँ खोजेंगे, वो भी रामू के रहते हुए? वो भी तो यहाँ रहेगा, तो उसे भी तो पता ही चल जाएगा। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है, सुनिए। इतना कहकर गौरी सुभाष को धन खोजने की तरकीब बताती है। तभी सुभाष बोला, अरे वाह भाग्यवान, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तभी रामू और सविता दोनों भगवान के दर्शन करके अपने घर लौट आते हैं। अरे पिताजी, क्या हो गया? पिताजी उठिए ना, क्या हो गया आपको? पिताजी हमें छोड़कर चले गए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तभी ये सब देखकर रामू बोलता है, पिताजी उठो ना पिताजी। भैया, ये सब कब हुआ? तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले हुआ। पिताजी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक पिताजी की तबीयत खराब हुई और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। रामू, पिताजी अब नहीं रहे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके आखिरी समय में आपके साथ नहीं था। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए।
पिताजी, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। फिर दोनों भाई मिलकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही देखते देखते 10-15 दिन बीत जाते हैं और उनके पिताजी की क्रियाक्रम सब हो जाती है और अब घर खाली सा हो जाता है। अगली सुबह सुभाष रामू से कहता है, सुनो भाई रामू, अपने पिताजी को गुजरे काफी दिन हो चुके हैं, उनका सब क्रियाकर्म काम भी हो चुका है, तो तुम अपनी पत्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पिताजी ने ये सब घर, जमीन, जायदाद और धन मेरे नाम कर दिया है। तभी ये सब सुनकर रामू बोलता है, अरे भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे। अरे देवर जी, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। आखिरी समय में पिताजी हमें बोल रहे थे कि रामू को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं इतना बीमार हूँ, फिर भी वो घूमने चला गया। पिताजी के साथ हम थे, हमने सेवा की तो पिताजी ने सारी संपत्ति तुम्हारे भैया के नाम कर दी। ये सब सुनकर रामू बहुत निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी रामू बोलता है, नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते, ये बात सच नहीं है। रामू, हमें पता था कि तुम हमारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए हमने सरपंच जी को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। थोड़ी देर के बाद सरपंच जी वहाँ पर आ जाते हैं और हरिराम की लिखी हुई जायदाद के कागज को पढ़कर सुनाते हैं। फिर सरपंच जी सबको बोलते हैं, मैं हरिराम इस कागज पर जो लिख रहा हूँ, ये सब मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरे घर के सारे खेत, मेरी सारी संपत्ति मेरे बड़े बेटे सुभाष के नाम होंगे और छोटे बेटे के नाम, जो गांव के बाहर झोपड़ी बनी हुई है और वहाँ की छोटी सी जमीन, इसके नाम कर रहा हूँ। सरपंच जी, क्या सच में ये सब जो लिखा है, ये सब मेरे पिताजी ने लिखा है? रामू, ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब तुम्हारे पिताजी ने लिखा है और नीचे अपना अंगूठा भी लगाया है, तो ये बात सच है। अरे सरपंच जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा भाई रामू और उसकी पत्नी दोनों मेरे पिताजी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और तो मेरे पिताजी के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। पिताजी की तबीयत खराब होते हुए भी ये दोनों शहर घूमने चले गए। पिताजी इस बात से बहुत नाराज थे और हम दोनों पिताजी की बहुत सेवा करते थे, इसीलिए पिताजी ने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, ये सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी पिताजी का बहुत ध्यान रखते थे और पिताजी कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ रामू, लेकिन इस चीज में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। सरपंच की ये बात सुनकर सुभाष और गौरी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुभाष सरपंच जी से बोलता है, सरपंच जी, अब आप ही रामू को बोल दीजिए कि वो अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाए। तभी रामू उदास होकर बोलता है, भैया, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर पिताजी मुझसे नफरत करते थे तो कोई बात नहीं, आप तो अपने पास रख सकते हैं ना। ये सब सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, सुनो रामू, तुम्हारे पिताजी की वसीयत के अनुसार गांव के बाहर वाली झोपड़ी और वहाँ की जमीन तुम्हारे नाम है, तो तुम अपनी पत्नी को लेकर वहाँ चले जाओ। लेकिन सरपंच जी, वो झोपड़ी तो पूरी खराब है, वो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, हम वहाँ नहीं रह सकते। अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसा तुमने पिताजी की सेवा की है, वैसा ही उन्होंने तुम्हें फल दिया है। हम दोनों ने जैसी सेवा की है, पिताजी ने हमें वैसा ही फल दिया है। नहीं भाभी, आप झूठ बोल रही हो। पिताजी कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और हम दोनों ही पिताजी की बहुत सेवा किया करते थे। देखो सरपंच जी, आप इन दोनों से बोल दीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर हम दोनों से बहस ना करें, चुपचाप सामान लेकर यहाँ से चले जाएं। देखो रामू, वसीयत के मुताबिक ही ये घर इन दोनों का है। अगर ये दोनों नहीं चाहते तो तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से जाना ही होगा। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि इसने पिताजी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सुनिए जी, यहाँ से चलिए, ये घर अब अपना नहीं रहा है। लेकिन सविता, पिताजी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन पिताजी मुझसे नाराज थे तो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पता नहीं जी, अब हम अपना किस तरह गुजारा करेंगे। पता नहीं भैया भाभी ने एक बार भी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। अरे सविता, हम दोनों ने पिताजी की इतनी सेवा की और पिताजी ने हमारे साथ ऐसा किया, तो इसमें भैया भाभी की क्या गलती है। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं है। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुभाष अपनी पत्नी से कहता है, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग है। पिताजी माँ का छुपाया हुआ धन भी अपना हो गया और जायदाद भी अपनी हो गई। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी के मरते ही तुम्हारे पिताजी के हाथ के अंगूठे का निशान ले लिया था, इसीलिए हम दोनों उन्हें भगा सके। अब ये सारा घर अपना है और सारा धन भी अपना है, अब आराम से धन खोजेंगे। तभी सरपंच जी रामू के पास आकर बोलते हैं, पता नहीं रामू, तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, वरना पूरा गांव जानता है कि तुम्हारे पिताजी की सेवा ज्यादा किसने की है। सरपंच जी, मुझे जमीन जायदाद की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन पिताजी के मन में हम दोनों के लिए इतनी नफरत थी, ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ रामू, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब मैं चलता हूँ और तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। इतना कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रामू अपनी पत्नी से कहता है, सविता, अब हम क्या करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि पिताजी हमसे इतनी नफरत करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, पिताजी हमसे नफरत नहीं कर सकते। पिताजी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे और आप कल ही काम के लिए सरपंच जी के पास चले जाना। सरपंच जी आपको कोई ना कोई काम पर रख ही लेंगे। चलो साफ सफाई करके सामान रखते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। तभी रामू की पत्नी आवाज लगाती है, सुनिए जी, जल्दी आइए, जल्दी आइए। तभी वहाँ पर रामू आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ, क्यों बुला रही हो। देखिए, मुझे साफ सफाई करते हुए 3-4 मटके मिले। तभी रामू बोलता है, क्या होगा इसमें, खोल कर देखते हैं। फिर रामू उन मटकों को खोलता है तो मटके पूरे सोने चांदी से भरे हुए थे। तभी रामू बोलता है, अरे सविता, पिताजी ने हमको इसीलिए ये झोपड़ी दी है ताकि हमको ये सब मिल सके। अभी मैं जाकर ये बात सरपंच जी को बता कर आता हूँ। फिर रामू सरपंच जी के यहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर सरपंच जी से सारी बातें बता देता है। तो सरपंच जी उन मटकों को देखने के लिए रामू के साथ चले जाते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी गांव का एक आदमी सुभाष के पास आकर बोलता है, सुभाष भाई, गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। तभी सुभाष बोलता है, अरे क्या गजब हो गया। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे भाई की झोपड़ी से 3-4 सोने चांदी से भरे हुए मटके मिले हैं। तभी सुभाष हैरान होकर बोलता है, अरे ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। अरे अरे, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई की झोपड़ी से सोने चांदी से भरे हुए मटके मिले हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। ये बात गांव में सबको पता है और तुम्हें नहीं पता। चलो जल्दी चलो। तभी सुभाष बोलता है, इसका मतलब पिताजी ने सारे मटके उस झोपड़ी में छुपा कर रखे थे। चलो चलकर देखते हैं। फिर वो तीनों रामू के यहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर सुभाष अपने भाई रामू से कहता है, ये सब मेरा है, पिताजी ने ये सब झोपड़ी में छुपा कर रखा था। तभी रामू बोलता है, इसका मतलब भैया, खजाने के बारे में आपको पता था। हाँ हाँ, मुझे सब पता था। पिताजी ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये कहाँ पर छुपा कर रखा गया है। ये सब नहीं बताया था। क्या भैया, आपने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। आप कैसे भाई हो, मक्कार, लालची, धोखेबाज हो। अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता देता तो तुम इसे कब का ले लेते। ये सब मेरा है, मैं ये सब ले जाऊंगा। तभी सरपंच जी बोलते हैं, सुभाष, तुम इस धन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। कानूनी तौर पर ये घर रामू का है और यहाँ की सारी चीज भी रामू की होगी। सरपंच जी, ये वसीयत नकली है। ये घर कोई रामू के नाम नहीं है। पिताजी के मरने के बाद मैंने और गौरी ने खाली पन्ने पर अंगूठे का निशान ले लिया था और उसकी मदद से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी। वाह सुभाष, तुमने मरते हुए आदमी का अंगूठा लगवाया। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
तभी गौरी बोलती है, सरपंच जी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने कहा था इनको करने के लिए। तुम दोनों ने ये बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम दोनों को इसकी सजा भी मिलेगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे, वो मुझे आखिरी समय में भी याद कर रहे थे। हाँ भाई, पिताजी तुमसे नाराज नहीं थे। पिताजी आखिरी समय में भी तुम्हें और मुझे बुलाकर इस धन के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन मैं लालच में आ गया था। मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। आपने मुझे संपत्ति नहीं दी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आपने पिताजी के नाम पर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप मक्कार, धोखेबाज, लालची भाई हो। आपकी सजा यही है कि आप यहाँ से चले जाओ। सुभाष और उसकी पत्नी गौरी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्या पता आने वाले समय के अंदर हमारी किस्मत कहाँ पर पलट जाए।